दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे करीब 200 साल राज किया है। ब्रिटिशर्स हिस्ट्री में दुनिया के सबसे बड़े रूलर्स रहे हैं। आज से 100 साल पहले तक भी वो दुनिया के 1/4 हिस्से के मालिक थे। हम भारतीयों को उनसे आजादी पाने के लिए बहुत खून बहाना पड़ा। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि एक हमारा पड़ोसी देश ऐसा भी है जिस पे ब्रिटिशर्स ने कभी रूल नहीं किया। और अगर आप सोच रहे हो कि उस देश का नाम नेपाल है, तो हाँ, आप बिल्कुल सही हो। नेपाल एक बहुत ही चुनिंदा देशों में से है जिस पर ब्रिटिशर्स ने कभी राज नहीं किया। जिस समय अंग्रेज पूरी दुनिया को लूट रहे थे, उनकी आर्मी इतनी पावरफुल जिसके सामने कोई भी ना टिक पाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंग्रेजों की इतनी पावरफुल आर्मी के सामने नेपाल ने अपने आप को कैसे बचाए रखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अज्ञानी शर्मा जी और मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ 1840 में, जब इंडिया पे अंग्रेजों ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया था। अब ये सब देख के नेपाल थोड़ा सा अलर्ट हो गया और उसने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने की कोशिश की। अब ब्रिटिशर्स को तिब्बत से ट्रेड करने के लिए एक गेटवे चाहिए था जो कि सिर्फ नेपाल से होके गुजरता था। और उस समय पे नेपाल के रूलर का ये मानना था कि अगर कोई भी ट्रेड नेपाल में हो रहा है तो उसका एक हिस्सा उनको भी मिलना चाहिए। अब ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और उसके बाद शुरू होता है एंग्लो नेपालीज वॉर। नेपाल की गोरखा आर्मी और ब्रिटिशर्स के बीच में ये वॉर पूरे 2 साल चलता है। इस वॉर में नेपाल को काफी सारे लॉसेस होते हैं और उसके बाद में अल्टीमेटली साइन होती है एक ऐतिहासिक ट्रीटी ऑफ सगौली। इस ट्रीटी के अनुसार नेपाल को अपनी 1/3 टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी और इसके बाद ब्रिटिशर्स का जो तिब्बत और चाइना के साथ ट्रेड करने का रास्ता था वो बिल्कुल साफ हो गया। इसके बाद 1846 तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और फिर एंट्री होती है राणा डायनेस्टी की। राणाज ने बहुत ही जल्दी नेपाल की पूरी व्यवस्था को सेंट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब कि नेपाल पर राणा की पूरी हुकूमत थी और कोई अपोजिट पार्टी भी नहीं थी जो उनसे टक्कर ले सके या फिर उनका सामना कर सके। राणा ब्रिटिश की पावर को जानता था और वो उनसे कभी नहीं भिड़ना चाहता था। वो उनको दोस्त की तरह देखने लगा था। जब इंडिया में 1857 में बगावत होती है अंग्रेजों के खिलाफ, तब नेपाल उन्हें लड़ने के लिए हजारों गोरखाई सैनिक देता है। गोरखाओं की बदौलत लखनऊ सीज में भारत के रिबेलियंस को हार माननी पड़ी। नेपाल की इस हेल्प के बदले वहां के उस टाइम के रूलर जंग बहादुर को इंग्लैंड के उस टाइम के सबसे हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो था नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ बाथ। अब तक वो ब्रिटिशर्स के दोस्त बन चुके थे। उनको पता था कि अगर वो ब्रिटिशर्स की बात मानते रहेंगे, बदले में वो नेपाल पे कभी अटैक नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सब होने के बाद भी अभी तक ब्रिटिशर्स ने नेपाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित नहीं किया था। अब ऐसे तो इंडिया में भी काफी सारे प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो राजाओं महाराजाओं की देखरेख में थे, वो उन पे राज करते थे। लेकिन एक्चुअल में जब डिफेंस की बात आती थी या फिर फॉरेन अफेयर्स की बात आती थी तो उनका कंट्रोल पूरा ब्रिटिशर्स के पास था। ठीक वैसे ही जब भी अंग्रेजों को जरूरत पड़ती थी तब नेपाल उनको भर भर के गोरखा फौजी देता था। इसके साथ साथ जितने भी ट्रेड राउट्स थे प्लस जितनी भी रिसोर्सेस थी वो सब तो ब्रिटिशर्स ऑलरेडी यूज कर ही रहे थे। नेपाल ने गुलाम देश ना होते हुए भी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिशर्स को 50,000 से ज्यादा गोरखा सैनिक दिए लड़ने के लिए। इनफैक्ट 1923 तक ब्रिटिशर्स ने नेपाल को ऑन पेपर कभी इंडिपेंडेंट नेशन माना ही नहीं। तब जाके साइन होती है नेपाल ब्रिटिश ट्रीटी। तब जाके ब्रिटिशर्स ने माना कि नेपाल एक इंडिपेंडेंट नेशन है और फिर उनको आजादी मिल जाती है अपने डिफेंस और अपने फॉरेन एजेंडास को खुद अपने कंट्रोल में लेने की। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरी थिंकिंग ये है कि नेपाल को अंग्रेजों ने कभी कॉलोनाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्चुअल में उनको जरूरत ही नहीं पड़ी ये करने की। देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड। अगर आप मेरे विचारों से सहमत होते हो, you agree with whatever I have said in this video, then please subscribe to my channel, share it with your friends. If no, let me know in comment box. I'll see you next week.